दोस्तों, इसराइल अब अपने गुनाहों को खुद कबूल कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गजा में जो हुआ वो कोई आतंकवाद के खिलाफ जंग नहीं बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार था और ये खुद इस्राएली सैनिक मान रहे हैं। इससे जुड़ा वीडियो, इस्राएली सैनिकों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसने इसराइल की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। इतना ही नहीं, इसराइल ने खुद अपने लोगों को मारा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसराइल ने खुद अपने लोगों को मारा है। इस खुलासे के बाद दूसरी तरफ इसराइल की संसद यानी कि क्नेसेट में नेतन्याहू के खिलाफ उनके अपने ही सांसद बगावत पर उतर आए हैं। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताऊंगी। ट्रंप ने यूक्रेन शांति योजना पर बड़ा कदम लिया है, बड़ा कदम उठाया है। नाटो से सलाह मशवरा क्यों कर रहे हैं ट्रंप, क्यों करना चाहते हैं, यह भी आपको आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और उसके अलावा, इन खबरों के अलावा आपको बताऊंगी कि भारत और अमेरिका से जुड़ी क्या बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जो भारत को बहुत गहरा प्रभाव, इंपैक्ट डाल सकती है भारत पर। तो दोस्तों, हर एक खबर को डिटेल से जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश है रोज की तरह की वीडियो को शेयर करिए, लाइक सबसे पहले कर दीजिए और कमेंट में ढेर सारे कमेंट किया करिए। जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए कमेंट में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहां से लोग हमें देखते हैं, आप लोग कहां कहां रहते हैं, कहां कहां से हमें अपना प्यार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इस्राएली सैनिकों ने खुद कबूल किया है कि गजा में उन्होंने आम फिलिस्तीनियों को बेरहमी से मारा है। जो लोग बेगुनाह थे, जिनका किसी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उन पर गोलियां बरसाई गई। कुछ इस्राएली सैनिकों के वीडियो सामने आए हैं जिसमें वे खुद मान रहे हैं कि उन्होंने मासूमों पर गोली चलाई है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो इस वक्त वायरल है, सामने आया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो। Where are you from? I'm from Israel. Are you an IDF soldier? Yes, I am. Before Israel, 1948, it was Palestine. Yeah. Oh no, it's called Israel. I wish IDF kill more children. Okay? And I wish the IDF will find you and kill you, okay? Why? It's only Israel, no Palestine. I will fuck you in your ass, okay? Motherfucker. Wait, does he kill innocent Palestinians? I kill every Palestinian you see. So every Palestinian you see, you kill? Every Palestinian you see, I just... देखा आपने कि जो लड़का आपको नजर आ रहा होगा जो आईडीएफ से सवाल कर रहा है, वो पहले ये कहता है कि बिफोर इसराइल 1948 इट वाज पैलेस्टाइन। तो मतलब ये है इसका कि 1948 से पहले इसराइल नहीं था, ये फिलिस्तीन था, ये बोलता है ऐसा। जिसके जवाब में जो पीछे एक सैनिक बैठा रहता है आईडीएफ का, वो तुरंत ये बोलता है कि नो, इट्स कॉल्ड इसराइल। आई विश IDF kills more children and I wish the IDF will find you and kill you. It's only Israel, no Palestine. और उसके बाद ये गाली भी देता है। यानी कि दोस्तों ये कह रहा है कि नहीं, हमेशा से इसराइल था और मैं चाहता हूं कि IDF यानी कि जो इसराइली सेना है और ज्यादा बच्चों को मारे। वो कह रहा है कि मैं ये भी चाहता हूं कि IDF तुम्हें ढूंढे और मार डाले। धमकी दे रहा है ये सैनिक। यहाँ सिर्फ इसराइल है, कोई फिलिस्तीन नहीं, ये कहता है। इसराइली सैनिक की इस बात को सुनने के बाद, जो पीछे वाला सैनिक है उसकी बात को सुनने के बाद, जो शख्स है, जो लड़का होता है, वो जो सैनिक उससे बात कर रहा होता है, उससे ये बोलता है कि वेट, डज ही किल्स इनोसेंट पैलेस्टीनियंस, यानी कि रुको, मतलब तुम बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मारते हो। यानी कि फिर उसके बाद जो आईडीएफ पीछे वाला सैनिक था वो वापस से बोलता है, वो जवाब देता है इस लड़के के सवाल का कि आई किल एवरी पैलेस्टीनियंस आई सी, यानी कि हाँ, मैं जो भी फिलिस्तीनी देखता हूं उसे मार देता हूं। गजा में हजारों लोगों को मार दिया गया, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले हुए, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया दोस्तों। और अब जब पूरी दुनिया इसराइल से सवाल पूछ रही है तो खुद उसके ही सैनिक अपने गुनाहों का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये बातचीत दिखाती है कि इसराइली सेना के कुछ सैनिकों की सोच कितनी खतरनाक और अमानवीय है, कितनी गिरी हुई सोच है। फिलिस्तीनियों के खिलाफ खुलेआम नफरत और हिंसा की मानसिकता, मेंटेलिटी दुनिया के सामने आ रही है दोस्तों, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन इसराइल के खिलाफ नहीं हो रहा है। ये बात यही खत्म नहीं हुई, खबर ये भी सामने आई है कि 7 अक्टूबर को जिसने अपने ही लोगों को मारा वो हमास नहीं बल्कि खुद इसराइल था। दोस्तों, अब तक दुनिया यही समझ रही थी कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया और निर्दोष लोगों को मार डाला, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।
खबरों के मुताबिक इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद ये कबूल किया है कि उसी दिन इसराइली सेना को अपने ही नागरिकों को मारने का आदेश दिया गया था। यानी कि हमास से पहले इसराइल ने खुद अपने लोगों को गोलियों से मारने का आदेश दिया, उन पर गोलियां बरसाई। ये बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। अब सवाल ये है कि इसराइल ने अपने ही नागरिकों को मारने का आदेश आखिर दिया क्यों? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। इसराइल की सेना में एक बेहद खतरनाक गुप्त नीति है, पॉलिसी है, एक सीक्रेट पॉलिसी जिसे हैनिबल डायरेक्टिव कहते हैं दोस्तों। इस नीति के तहत अगर कोई इस्राएली सैनिक दुश्मन के हाथ लग जाता है तो उसे बचाने की बजाय उसी को मारने का आदेश दे दिया जाता है ताकि वो जिंदा दुश्मन के कब्जे में ना जाए। हमास और अन्य फिलिस्तीनी संगठनों ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के तहत गजा के पास की इस्राएली चौकियों पर हमला किया और करीब 250 इस्राएली सैनिकों और नागरिकों को पकड़ लिया था। इसके बाद इसराइल ने अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद ये माना है कि सेना को आदेश दिया गया था कि अगर कोई इस्राएली बंधक बना लिया जाए, इसराइली कोई भी बंधक अगर हमास द्वारा बना लिया जाए तो उसे जिंदा बचाने की बजाय गोली मार दी जाए। इस आदेश के तहत इसराइल की हेलीकॉप्टर, ड्रोन, टैंक और जमीनी सेना ने खुद ही अपने नागरिकों पर हमला कर दिया। इसराइल के जो बंधक रिहा हुए हैं, आपको याद होगा, मैं आपको बताती आई हूँ कि उन्होंने भी ये बात कबूली है कि जहां पर हमास ने उन्हें रखा हुआ था वहां पर इसराइल हमले कर रहा था, नेतन्याहू हमले करा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसराइल की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि हमास के पास जिंदा इस्राएली बंधक हो, क्योंकि अगर वे जिंदा रहते तो बाद में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए सौदेबाजी की जा सकती थी, जैसा कि हुआ भी। इसीलिए इसराइल ने ही अपने नागरिकों को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन ये अपनी चाल में, अपने इस फैसले में, इस आदेश में वो कामयाब नहीं हो पाया। हमास ने इसराइल के लोगों को बचाया और आखिरकार फिलिस्तीनियों की अदला बदली उनके साथ करनी ही पड़ी, हमास के साथ करनी ही पड़ी। शायद दोस्तों यही वजह है कि जो इसराइल के बंधक रिहा हो रहे हैं वो बार बार हमास का शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ही देश से, अपनी ही सरकार से उन्हें बचाया है, उनकी जान बचाई है। इस्राएली रक्षा मंत्री गैलेंट का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी बड़े अधिकारी ने खुलकर इस नीति को कबूला है। ये सीक्रेट जो नीति है इसराइल की, उसको कबूला है। इससे पहले इसराइल की सरकार और मीडिया इस बात को छुपा रहे थे। अब आप सोचिए, जो देश खुद अपनों का सगा नहीं हो पाया, फिलिस्तीनियों पर जुल्म करने से वो कैसे कतराएगा? मासूम बच्चों को मारने से कैसे उसके हाथ कपकपाएंगे? कैसे महिलाओं पर बम बरसाने से, उनको जलील करने से उसकी रूह कांपेगी? आप खुद सोचिए। इस बड़े खुलासे के बीच इस्राएल की संसद क्नेसेट में नेतन्याहू के खिलाफ उनके अपने ही सांसद जो है वो बगावत पर आ गए हैं दोस्तों। नेतन्याहू द्वारा युद्ध विराम में यानी सीजफायर में बाधा डालने की वजह से इस्राएली सांसदों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खुलेआम कह दिया कि गजा में जारी जंग के असली जिम्मेदार नेतन्याहू है, ना कि हमास। क्या अब नेतन्याहू की सत्ता खतरे में है? क्या इस्राएल में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? ये जानने से पहले वीडियो देखिए कि कैसे नेतन्याहू बोल रहे थे, तभी उन्हें अपने ही लोगों ने बवाल मचा दिया नेतन्याहू के बोलने पर। חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה שנייה. חבר הכנסת להב הרצנו, אתה בקריאה שנייה. 17 साल से सत्ता में बैठे नेतन्याहू पर अब उनके अपने ही सवाल उठा रहे हैं। देखा आपने कि कैसे खुद इस्राएली सांसद ये चिल्ला रहे हैं कि लोग टनल में मर रहे हैं और आप समझौते को बर्बाद कर रहे हैं, आप बंधकों को मरने के लिए छोड़ रहे हो। ये कह रहे हैं इस्राएल के सांसद नेतन्याहू से, कह रहे हैं कि आप 17 सालों से सत्ता में हो और अब कितना वक्त चाहिए आपको। इतना ही नहीं, सांसदों ने नेतन्याहू से सीधा सवाल करते हुए कहा कि आप हमेशा दूसरों को दोष देते हो लेकिन खुद कभी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक प्रधानमंत्री की आंख में आंख मिलाकर उसके अपने ही इस तरह की बातें कह रहे हो, और वो भी पार्लियामेंट में, संसद में। सोचिए, आप खुद सोचिए कि इस तरह का अगर सिचुएशन हमारे भारत में हो जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। तो उसी तरह से ये इस्राएल की संसद में भी बहुत बड़ी बात है।
दरअसल मामला कुछ यूं है कि हमास के कब्जे में कई इस्राएली बंधक हैं जो गजा की सुरंगों में छुपे हुए हैं, यानी कि हमास ने उन्हें वहां पर कैद करके रखा है। उनके परिवारों का यह कहना है कि नेतन्याहू की गलत नीतियों की वजह से ये लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बंधकों की रिहाई को लेकर हमास ने कहा है कि नेतन्याहू के रवैये की वजह से बाकी बंधकों की रिहाई में देरी हो सकती है। इसी बयान के बाद इस्राएली पार्लियामेंट क्नेसेट में ये बवाल हुआ है। साफ है दोस्तों, नेतन्याहू अब अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने ही लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं और इस्राएल के जो नेता हैं, जो लोग हैं, जो सांसद हैं, वो इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो नेतन्याहू का खुलकर विरोध भी अब करने लगे हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। अब अगली खबर पर आते हैं। क्या ट्रंप अब यूक्रेन में शांति के रास्ते पर चल रहे हैं या फिर यूक्रेन को रूस के अधीन लाने की योजना बना रहे हैं? दरअसल ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए शांति योजना पर काम रोक दिया है, बंद कर दिया है। अब इस पर नाटो के सहयोगियों से बातचीत की जाएगी। पहले ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने यह कहा है कि वे नाटो के देशों से अलग अलग मिलकर शांति योजना पर फीडबैक लेंगे। खबर यह भी है कि ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन कभी रूस बन सकता है। जी हाँ, यूक्रेन कभी रूस बन सकता है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ट्रंप के दिमाग में यूक्रेन और रूस के बीच एक सुनामी जैसे समझौते की संभावना है। ट्रंप की ये बात दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो सवाल ये है कि क्या सच में यूक्रेन का भविष्य रूस के साथ जुड़ा हो सकता है? ट्रंप के इस बयान से लगता है कि शांति समझौते में रूस को बड़ा लाभ मिल सकता है। नाटो देशों में चर्चा के बाद ट्रंप योजना में क्या बदलाव लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ट्रंप की शांति योजना में यूरोपियन देशों की भागीदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूरोप रूस से डरकर यूक्रेन की स्थिति को बदलने पर राजी होगा? ट्रंप के बयान से ये साफ होता है दोस्तों कि यूक्रेन के भविष्य को लेकर ट्रंप की नीति और उनके विचारों में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट पे बताइएगा। अब भारत और अमेरिका से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर की बात करते हैं। मोदी जी अभी अमेरिका के रास्ते में ही थे कि ट्रंप ने एक और बम गिरा दिया है। 25% स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ लागू कर दिया है। जी हाँ, खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील आयात पर पहले से घोषित 25% 25% टैरिफ को लागू करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अपने साइन कर दिए हैं। अब इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिका ने मोदी सरकार को खुली धमकी दी है? सबसे पहले भारत को होने वाले नुकसान और असर पर बात करते हैं, ये आप जान लीजिए। 25% टैरिफ का सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम जो है वो बेचते हैं और इसमें भारत भी शामिल है। स्टील उद्योग को झटका लगा है। भारत अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर का स्टील और एल्यूमिनियम जो है वो निर्यात करता था, इंपोर्ट करता था, लेकिन अब 25% टैरिफ लगने के बाद भारतीय स्टील महंगा हो जाएगा, जिससे उसकी डिमांड घट सकती है, घट जाएगी, कम हो जाएगी और भारत को इसका गहरा असर होगा, नुकसान होगा। नौकरी पर भी असर होगा दोस्तों। स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हजारों लोगों की नौकरियों पर संकट आ सकता है इस फैसले से ट्रंप के। यूरोप में भी इसका असर होगा। अमेरिका के इस फैसले का असर यूरोप के बाजारों पर भी पड़ने वाला है, जिससे भारत को एक्सपोर्ट करने में और दिक्कत होगी। ट्रंप के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, आपको इनकी बातें जरूर सुननी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत काम की और अच्छी बातें लिखी है। ये लिखते हैं कि अभी मोदी जी रास्ते में ही है कि ट्रंप ने एक और बम पटक दिया है। स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% यानी 25% टैरिफ लगाने की घोषणा आज वे करने जा रहे हैं। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर यानी भारत की इकोनॉमी पर कई तरीके से बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी उनका निर्यात प्रभावित होगा। पता नहीं व्हाइट हाउस में मोदी जी का स्वागत ट्रंप किस तरह से करेंगे। पता चला है कि एक लंबी सूची उन्हें पकड़ाई जाएगी। अब कोई यारी नहीं चलेगी, न झप्पी न नमस्ते ट्रंप। जो कहते हैं करो, नहीं तो भुगतो।
मोदी जी को अडानी वाला मामला भी सुलझाना है। शायद कोई बड़ा ठेका अमेरिकी कंपनी को दिया जाएगा। इन्होंने ये लिखा है। दोस्तों, इनकी बातों पर आपकी क्या राय है? आज की खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश कि इंस्टाग्राम पर ये मेरी आईडी है और यहाँ पर जाके मुझे फॉलो करिए। बहुत कुछ आपको नया, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग खबरों से रिलेटेड और भी देखने को मिलेगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।